चलिए जी बच्चों, अब हम आगे देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ढेर सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है और काफी सारे एग्जाम्पल्स हम लोग डेली लाइफ में यूज भी करते हैं और ऑब्जर्व भी करते हैं। ओके, तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स जो हैं मोटे मोटे तौर पे ऐसे 5 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं, इनके फिर और भी सब डिविजन्स हैं। तो हम लोग मिराज, लूमिंग, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स, ऑप्टिकल फाइबर्स और इनके भी ढेर सारे यूजेस होते हैं। बारी बारी से हम लोग डिस्कस करते हैं इन सभी यूजेस को। पहला लेते हैं हम लोग मिराज। ये जो मिराज जो है ये हम लोग ऑब्जर्व करते हैं एक्सट्रीम गर्मी में। अब ये क्या होता है और कैसे होता है ये मैं बताता हूं आपको। ये मिराज जो होता है आप ऑब्जर्व करोगे हॉट वेदर में। जब बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन है, ये हमारे पास में जमीन है, लैंड है और ये जो है एयर है। गर्मी के मौसम में क्या होता है, जमीन बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। गर्म होने के कारण हॉट वेदर में, ध्यान रहे हम लोग मिराज देख रहे हैं और मिराज जो है वो हॉट वेदर में ही होता है। जब गर्मी के दिनों में टेम्परेचर ज्यादा होता है, जमीन बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, तो एयर जो जमीन के नजदीक होती है वो रेयरर एयर बन जाती है। मतलब जमीन के नजदीक की जो हवा होती है ये रेयरर हो जाती है और जैसे जैसे हम लोग दूर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, ये डेंसर होने लगती है और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे ये जो हवा है वो डेंसर होती जाएगी। मतलब यहां की जो एयर है वो डेंसर होती है, ऊपर की एयर, और जमीन के नजदीक की जो एयर होती है वो रेयरर एयर होती है। ओके, कुछ इस तरीके का होता है। अब मान लीजिए गर्मी के मौसम में यहां पे कोई पेड़ है इस तरीके का, और ये जो पेड़ है इस पेड़ को यहां से कोई ऑब्जर्वर देख रहा है। ये हमारा ऑब्जर्वर है, ये हमारा ऑब्जर्वर है। अब ऑब्जर्वर जब पेड़ को देख रहा होगा तो पेड़ की जो पेड़ से निकलने वाली जो रेज है ये हर डायरेक्शन में जाती है। ये जो पेड़ से आने वाली जो रेडिएशन से रेज जो है, देखिए डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है। जब ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ आती है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है और ये रेडिएशंस कुछ इस तरीके से जाते जाते किसी एक पोजीशन पे आकर के ये टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहां पे जो ऑब्जर्वर रहता है उसको जिस डायरेक्शन में रेस दिखाई जाती है वो उसी को बैकट्रेस करता है और ये उसको जो इमेज दिखेगी इस पेड़ की इमेज जो है उसको इन्वर्टेड इमेज दिखेगी कुछ इस तरीके से। तो उसको उल्टा इमेज दिखेगा और उसके पीछे रीजन बड़ा आसान है। गर्मी के मौसम में जमीन के नजदीक की हवा रेयरर रहती है, ऊपर की हवा डेंसर रहती है, तो लाइट रेज जो डेंसर से रेयरर की तरफ आती है कहीं पे जाकर के टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है और जिस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जर्वर देखता है वो उसी को बैकट्रेस करता है और उसको पेड़ उल्टा नजर आएगा। और इसी तरीके से बादलों के भी रिफ्लेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं।
इसीलिए देखना गर्मी के मौसम में हम लोग जब सड़कों पे खड़े रहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पानी हो कहीं पे, वो पानी नहीं होता है, सड़कें हो जाती है गर्म, तो बादलों के रिफ्लेक्शन हमें दिखते हैं, और चूंकि बादल भी मूव कर रहे होते हैं तो वो हमें मूव करता हुआ दिखता है, और ऐसा हमें प्रतीत होता है कि जैसे वहां पे पानी हो। ऐसे इल्यूजन्स जो है डेजर्ट्स में बहुत ज्यादा होते हैं। डेजर्ट्स में अगर ऐसे इल्यूजन्स देखने को मिल जाए तो कोई भी इंसान कंफ्यूज हो जाएगा और उसको ऐसे लगेगा जैसे यहां पानी है, और वो अगर भागता हुआ जाएगा अपनी एनर्जी वेस्ट कर देगा, देखेगा पानी तो कुछ भी नहीं है, वहां पे केवल रेत पड़ी है। तो रेत, जमीन, ये जल्दी गर्म होने वाली चीजें हैं क्योंकि इनकी स्पेसिफिक हीट बहुत कम होती है। स्पेसिफिक हीट कम होती है, जल्दी गर्म हो जाते हैं, तो मिराज हमें देखने को मिलते हैं। डेजर्ट्स में तो सुबह सुबह 9 बजे भी आपको मिराज देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि यदि डेजर्ट्स में हम लोग घूम रहे हैं तो पानी के भ्रम के पीछे ना भागो। पानी आपको केवल वही मिलेगा जहां थोड़ा बहुत हरियाली होगी, जहां थोड़ी बहुत वेजिटेशन होगी। अदरवाइज आप घूमते फिरते पानी को ढूंढते हुए डिहाइड्रेट हो जाओगे और अपनी जान वहीं छोड़ दोगे। ओके, तो ये होता है मिराज। ध्यान रहे, मिराज होता है हॉट वेदर में। और दूसरा केस होता है लूमिंग का। लूमिंग का जो केस होता है ये कोल्ड वेदर में होता है। जब काफी ज्यादा ठंड होती है, जब ठंड काफी ज्यादा होती है तो हमें लूमिंग ऑब्जर्व होता है। लूमिंग क्या होता है ये भी मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ये मैं लूमिंग का केस ले रहा हूं। लूमिंग का केस मैं बता रहा हूं। मान लीजिए ये अर्थ का कर्वेचर है, ये अर्थ का कर्वेचर है, ये हम लोगों ने जो बनाया है ये अर्थ का कर्वेचर है, और अर्थ के इस कर्वेचर के ऊपर हमें पता है 80% तो पानी ही पानी होता है। मान लीजिए यहां पे कोई एक टापू है, आइलैंड है यहां पे, और इस आइलैंड के ऊपर कोई इंसान फंसा हुआ है। अगर इस आइलैंड के ऊपर कोई इंसान फंसा हुआ है और मान लीजिए यहां से कोई शिप आ रहा है, यहां पे कोई शिप आ रहा है, समुद्र के नजदीक है वो, और यहां से कोई शिप आ रहा है। क्योंकि लूमिंग ठंड के मौसम में होती है, तो जिस प्रकार गर्मी में जमीन बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, वैसे ही ठंड में जमीन बहुत ज्यादा ठंडी भी हो जाती है। तो ठंडी जमीन और ठंडे पानी के कारण ये वाला हिस्सा है जल्दी ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के कारण यहां की डेंसिटी एयर की ज्यादा होती है। यहां पे एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है क्योंकि ठंडक यहां पे ज्यादा है, और वहीं पे ऊपर की जो हवा होती है ये रेयरर एयर होती है, काफी रेयरर एयर होती है ये वाली। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो शिप है डायरेक्टली इस बंदे को दिख नहीं सकता है, ये इंसान डायरेक्टली शिप को देख नहीं सकता क्योंकि बीच में अर्थ का कर्वेचर है। मगर शिप से निकलने वाली जो रेडिएशंस होती हैं, जो रेज होती हैं, वो कुछ इस तरीके से जाती है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ, और ये टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है। और यही शिप इस बंदे को जो है वो यहां पे कहीं तो भी तो आगे, काफी आगे, मतलब यहां तो मेरा बोर्ड खत्म हो जाएगा, मगर ये शिप का जो इमेज है उसको यहां पे काफी आगे उसको दिखेगी। अब मेरा बोर्ड यहां पे खत्म हो रहा है, अदरवाइज मैं यहां पे बना देता हूं। ये शिप जो है, इनफैक्ट जितनी दूरी ये है, मैं इस शिप को यहां से थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देता हूं ताकि हमारा फिगर आसानी से बने।
तो मैं क्या करता हूं, हमारे शिप को यहां पे रख देता हूं। ये हमारा शिप है, ये रहा हमारा शिप। अब ये जो हमारा शिप है, इसकी लाइट रेज जो है ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ गई और ये टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होकर के ये इस इंसान को, ये शिप यहां ऑब्जर्व होगा कुछ इस तरीके से। ये इसकी वर्चुअल इमेज है। शिप यहां नहीं, ये डायरेक्ट इस बंदा शिप को देख नहीं सकता है, मगर उसको शिप जो है ऊपर हवा में तैरता हुआ दिखेगा। ये एक बहुत गजब का इल्यूजन होता है। आपको शिप हवा में चलता हुआ दिख रहा होगा और अगर मान लीजिए ये इंसान वहां पे अकेला है तो वो अपने आप को पागल समझने लगेगा। उसे महसूस होगा कि मुझे कुछ भी दिख रहा है, मुझे तो उल्टी सीधी चीजें नजर आ रही है। वो कंफ्यूज हो जाएगा और ये भी हो सकता है कि थोड़े समय के बाद वो पागल हो जाए, क्योंकि वो उल्टी सीधी चीजें देख रहा है, वो इल्यूजन्स देख रहा है। ठीक है, तो लूमिंग जो है कुछ इस तरीके से होती है। तो मिराज और लूमिंग ये ज्योग्राफिकल फिनोमिनन्स है। ये एक्सट्रीम गर्मी में होता है और ये एक्सट्रीम ठंड में होता है। चलिए अब हम अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, डायमंड भी एक बहुत शानदार रिफ्रैक्ट ऑप्टिकल जो है मीडियम है। डायमंड एक ऑप्टिकल मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफी ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। जनरली आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 वाले भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42 और डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ डायमंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज्यादा भी हो सकता है। मतलब यदि डायमंड चूंकि कार्बन से ही बना हुआ है और जमीन के नीचे जितना अधिक कार्बन दबता है, कंप्रेस होता है नेचुरली, डायमंड उतना बेहतर बनता है। तो जितना नीचे दबा हुआ कोल होगा या कार्बन होगा उतना बेहतर हमें डायमंड मिलता है। डायमंड की जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती है वैसे वैसे उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ती है। और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि क्रिटिकल एंगल जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा उसका क्रिटिकल एंगल घटता है और डायमंड का क्रिटिकल एंगल बहुत मुश्किल से 24.4 डिग्री मिलता है। तो क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड बहुत कम होता है, बहुत बहुत कम। मतलब ये कि एनी लाइट which incidents at an angle greater than 24.41 degree will get total internal reflection। ऐसी जो भी लाइट 24.4 डिग्री से बड़े एंगल पे उसके ऊपर इंसिडेंट होगी वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो मान लीजिए हमें एक डायमंड मिल गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42 और जिसका क्रिटिकल एंगल है 24.41। तो ये जो डायमंड हमें मिलता है, इस डायमंड की कटिंग होती है। जो डायमंड कटर्स होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं पारखी होते हैं, ये लोग ये डायमंड को कट करते हैं और डायमंड को कुछ इस तरीके से कट किया जाएगा, डायमंड को कुछ इस तरीके से कट किया जाएगा कि इसके अंदर जाने वाली लाइट जो है एक बार अंदर घुस गई तो इसके अंदर में लगातार TIR होता रहेगा। मान लीजिए इस डायमंड के अंदर में लाइट गई और जैसे ही यहां पे टकराई तो यहां पे एंगल जो है 24 डिग्री से एक्सीड कर जाएगा। ये रिफ्लेक्ट होगी, फिर रिफ्लेक्ट होगी, फिर रिफ्लेक्ट होगी और ये लाइट जो है अंदर भूल भुलैया में घूमती रहेगी। कुछ इस तरीके से होता है। इसीलिए डायमंड को यदि आप
रोशनी में रखेंगे, रोशनी में डायमंड को रखने के बाद अगर आप रोशनी या लाइट बंद कर देंगे तो वो डायमंड थोड़े टाइम के लिए ग्लो करता रहता है। इसे कहते हैं ब्रिलियंस, इसे कहते हैं ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। डायमंड लाइट की एब्सेंस में भी आपको थोड़े समय के लिए लाइट दे सकता है, तब तक जब तक कि वो लाइट नॉर्मली रिफ्रैक्ट बाहर ना हो जाए। जब नॉर्मली रिफ्रैक्ट होकर के बाहर हो जाएगी तो उसका ब्रिलियंस खत्म है। इसका मतलब यह है कि डायमंड की जो ब्रिलियंस है वो उसके कटर के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब पारखी उसको ऐसा काटेगा कि उसके अंदर ब्रिलियंस आपको खूबसूरती से मिलेगी, लंबे समय तक ब्रिलियंस मिलनी चाहिए, तभी वो डायमंड अच्छा कहलाता है। ओके, तो डायमंड की जो ब्रिलियंस है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है उसका बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बहुत छोटा क्रिटिकल एंगल। बस हमें इस तरीके से काटना है डायमंड को। डायमंड कटर कुछ इस तरीके से काटेगा कि लाइट जैसी एक बार अंदर आए तो जहां पे भी टकराए, जैसे भी टकराए और जहां पे भी टकराए वहां पे उसका एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करता रहेगा और लाइट अंदर ही अंदर घूमती रहेगी। थोड़ी थोड़ी जो बाहर निकलेगी उसी के कारण हमें ब्रिलियंस उसकी दिखेगी। और ये जो खूबसूरती रहती है डायमंड की, वो डायमंड से ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंस कौन काट रहा है उसको। जितने अच्छे से उसकी डायमंड कटिंग की जाती है उसकी उतनी अच्छी खूबसूरती होती है। गॉट द पॉइंट? चलिए अब हम अगला देखते हैं, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स। ये हम लोगों ने खास तरीके के प्रिज्म लिए हैं। ये राइट एंगल्ड प्रिज्म है, ये राइट एंगल्ड प्रिज्म है, ये भी राइट एंगल्ड प्रिज्म है, और ये ट्रिपेजियम के जैसा दिखने वाला ये एक प्रिज्म है। ठीक है, अब टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स के अंदर में ऐसे ग्लास मटेरियल लेना है हम लोगों को जिसके अंदर में क्रिटिकल एंगल जो है, क्रिटिकल एंगल लेस देन 45 डिग्री होना चाहिए। लेस देन 45 डिग्री का जब क्रिटिकल एंगल होगा तो उसमें क्या फायदा होता है ये हम लोग देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास यहां से रेज आ रही है कुछ इस तरीके से, ये एक रे और ये मैंने दूसरी रे बनाता हूं ग्रीन कलर से, ये दूसरी रे। ठीक है, तो जो रे मेरे पास आ रही है जैसे ही इस सरफेस के ऊपर टकराएंगी तो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलेगा 45 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलेगा 45 डिग्री। अब चूंकि क्रिटिकल एंगल हम लोग जो ग्लासेस इस्तेमाल करते हैं, ईदर क्राउन ग्लास इस्तेमाल करते हैं या फ्लिंट ग्लास इस्तेमाल करते हैं। क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.52, फ्लिंट ग्लास का 1.62। क्राउन ग्लास का क्रिटिकल एंगल होता है 41 डिग्री और क्रिटिकल एंगल फ्लिंट ग्लास का होता है अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री। मगर ये दोनों के दोनों ग्लास मटेरियल जो है उनका क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री से कम है, इसीलिए हर कोई ग्लास मटेरियल हम लोग को इस्तेमाल नहीं करना है, यही स्पेशल टाइप के ग्लासेस का इस्तेमाल करना है। तो चूंकि अभी जो इंसिडेंट हुई है लाइट रेस 45 डिग्री के एंगल ऑफ इंसिडेंस पे हुई है जो कि क्रिटिकल एंगल क्रॉस कर चुका है, तो ऐसी सिचुएशन में ये टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट मार जाएंगी, ये कुछ इस तरीके से इसके अंदर में TIR हो जाएगा और ये लाइट रेज जो है कुछ इस तरीके से बाहर आ जाएगी। ठीक है, मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट जो है कुछ इस तरीके का था, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है 90 डिग्री से टिल्ट हो जाएगा। देखिए एरो रेड की तरफ है, यहां पे भी एरो रेड की तरफ है। बेंडिंग मतलब जो मेरा ऑब्जेक्ट ऐसा था, इमेज मेरा ऐसा हो जाएगा, इसीलिए ये लाइट बेंड होती है 90 डिग्री से। ओके, तो ये वाले जो प्रिज्म्स होते हैं
हम लोग इस्तेमाल करते हैं बाइनोकुलर्स में। जो बाइनोकुलर्स होते हैं अच्छी कंपनी के, आप देखिएगा बाइनोकुलर्स बहुत कॉस्टली आते हैं। बाइनोकुलर्स बहुत कॉस्टली आते हैं। बाइनोकुलर्स में बॉडी की कोई कीमत नहीं है, जो भी कीमत होती है इन प्रिज्म्स की कीमत होती है। उसी तरीके से आप देखना, जो कैमरे खरीदते हैं हम लोग, उसके अंदर जो लेंसेज होते हैं ग्लास के, उनकी कीमत होती है। एक एक 1.5 लाख रुपए के भी लेंसेज आते हैं, क्योंकि वो ग्लास के खास मटेरियल के बने रहते हैं। क्योंकि जो कंपनी, जैसे आपने कोई एक बाइनोकुलर लिया, उसके अंदर में फ्लिंट ग्लास का लगा हुआ है प्रिज्म, अगर वो खराब होगा तो आपको वही प्रिज्म चाहिए, उसी क्वालिटी का चाहिए, तभी आपको सेम क्वालिटी ऑफ बाइनोकुलर वर्किंग करता हुआ नजर आएगा। तो जो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे ऐसे था, वो ऑब्जेक्ट ऐसे हो गया। चूंकि ये ऐसे 90 डिग्री से शिफ्ट हुआ है, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं बेंडिंग बाय 90 डिग्री। अब ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए मेरी लाइट रे कुछ इस तरीके से गई, ये लाइट रे गई 45 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये यहां पे टकराई, TIR हो गया, और फिर 45 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये बाहर आ जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। और दूसरी लाइट रे जो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं, मान लीजिए लाइट रे गई ऐसे, इसके अंदर भी TIR हो गया, और ये लाइट रे बाहर आ गई कुछ ऐसे। तो अब इसके अंदर में जो मेरा ऑब्जेक्ट था वो ऐसा था, वो ऐसा था, और मेरा ऑब्जेक्ट जो है, मेरा ऑब्जेक्ट रेड की तरफ हेड था मेरा, और ये जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ वो कुछ इस तरीके से हुआ। इसके अंदर में जो इन्वर्जन हुआ है, ऑब्जेक्ट मेरा ऐसा था और इमेज बनी ऐसी, ऑब्जेक्ट था ऐसा, इमेज बनी ऐसी, तो इसके अंदर में भी इन्वर्जन हुई है, बेंडिंग हुई है, मगर 180 डिग्री से मेरा ऑब्जेक्ट ऐसा हो गया है, 180 डिग्री से बेंड हुई है, मगर ये बेंडिंग हुई है ऑन द सेम साइड। मतलब मेरा ऑब्जेक्ट भी यही और इमेज भी यही, ऑब्जेक्ट भी यही और इमेज भी यही। इस तरीके के इन्वर्जन को कहते हैं इन्वर्जन ऑफ 90 डिग्री ऑन द सेम साइड। बेंडिंग जो होगी 180 डिग्री से होगी, सॉरी 90 नहीं 180 डिग्री से होगी, ऑन द सेम साइड, ये ऑन द सेम साइड बेंडिंग होगी, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इसका भरपूर इस्तेमाल होता है। और जो तीसरे टाइप का जो हमारा फिगर बनेगा, ये ऐसी दो लाइट रेज, ये लाइट रे नंबर 1, और यहां पे जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो 45 डिग्री से कम है, तो ऐसे सिचुएशन में ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी कुछ इस तरीके से, ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी लाइट रेज, और फिर यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री से हमें मिलेगा ज्यादा, 45 डिग्री से ज्यादा मिलेगा। और दूसरे केस में जो लाइट है वो ऐसे जाएगी, वो कुछ इस तरीके से जाएगी, और फिर ये टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, यहां से भी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी कुछ ऐसे, मतलब TIR इसका यहां पे हुआ, और ये कुछ इस तरीके से निकल जाएंगी बाहर, ये ऐसे बाहर निकल जाएंगी। तो अब इस केस में हम लोग देख सकते हैं इन्वर्जन तो यहां पे भी 180 डिग्री का हुआ है। ऑब्जेक्ट हमारा ऐसा था रेड एरो की तरफ, और इमेज हमारी ऐसी दिख रही है, इसमें भी 180 डिग्री से बेंडिंग हो रही है लाइट की, मगर ऑन द ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड के अंदर में यहां पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ये सारे टाइप के जो भी हम लोगों को इमेज के फॉर्मेशंस मिल रहे हैं, ये बहुत अच्छे एफिशिएंसी के साथ में होते हैं। इसमें लाइट की इंटेंसिटी घटती नहीं, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। पूरे रिफ्लेक्शन के कारण इमेज जो है वो ब्लर्ड भी नहीं बनती है,
अगर मान लीजिए किसी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपको इमेज उल्टा दिख रहा है, अगर आपको इमेज उल्टा दिख रहा है, आपको सीधा करना है, तो आपको उल्टे इमेज को सीधा करने के लिए आप इस तरीके का अरेंजमेंट लगा सकते हैं। तो ढेर सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इसका इस्तेमाल भी होता है। ओके, ये मैंने बताया बाइनोकुलर्स में होता है, और ये बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे हमारे टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स। चलिए जी, हम लोग अब देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स किस तरीके से काम करते हैं और इसके यूजेस क्या हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स जो हैं एक पाइप के समान पतला सा एक थ्रेड के समान होता है, सिलेंड्रिकल होता है, और इसके अंदर में दो मटेरियल होते हैं। एक मटेरियल जो होता है ऊपर वाला, इसे हम लोग कहते हैं क्लैडिंग। इस मटेरियल को ये कहलाता है क्लैडिंग। ये जो क्लैडिंग होती है इसकी लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, और जो अंदर वाला जो मटेरियल होता है इसे हम लोग कहते हैं कोर। इसे कहते हैं कोर। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होती है। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अंदर, बाहर होता है लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब ये काम कैसे करता है हम यहां पे देख लेते हैं। मान लीजिए ये तो मैंने इसका क्रॉस सेक्शन, और ये अंदर जो है कुछ इस तरीके से होता होगा। ये क्लैडिंग मैंने दिखाई, ये रही क्लैडिंग, और इसके अंदर ये रहा हमारे पास में कोर। ये क्लैडिंग में ब्लू कलर से दिखा देता हूं, और कोर जो है यहाँ पे, कोर जो है ये रेड कलर से मैं दिखा देता हूं कोर। ठीक है, ये रेड कलर से कोर और ब्लू कलर से हमने दिखाई उसकी क्लैडिंग। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी सिग्नल भेजेंगे, हम लोग जो भी सिग्नल यहां से भेजेंगे, ये जो सिग्नल होगा, सिग्नल हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ जाएगा। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ जाएगा, और जैसे ही हम सिग्नल को भेजेंगे कुछ इस तरीके से भेजा जाएगा सिग्नल कि जैसे ही वो लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर टकराए तो इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसका हो जाएगा, और जैसे ही वो इस एंड पे आकर के गिरेगा, तो ये तो लंबा सा पाइप है, तो बहुत लंबा सा, तो ये जो है थ्रू आउट इस तरीके से चल रहा है, तो ये फिर से जो है यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी कुछ इस तरीके से। तो हमारा जो सिग्नल है वो इस तरीके से लगातार आगे आगे जाता रहेगा विदाउट एनी मैसेज लॉस। ये इसकी खासियत है। टोटल हो रहा है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इज टोटल। तो जो मैसेज हम भेजते हैं वो जस का तस टकराता हुआ वो दूसरे एंड पे पहुंच जाता है। ये बेसिक आइडिया है ऑप्टिकल फाइबर्स का। अब ऑप्टिकल फाइबर्स हम लोग कहां कहां पे यूज करते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो डिस्कशन है वो है एंडोस्कोपी के ऊपर। जैसे डॉक्टर्स लोग डायग्नोसिस के टाइम पे एक प्रोसीजर होती है दैट इज कॉल्ड एज एंडोस्कोपी। जैसे मान लीजिए आपके गले में कोई प्रॉब्लम है, और गले में प्रॉब्लम है, तो गले में जो भी प्रॉब्लम है उसको डॉक्टर पहले अंदर से देखना चाहेंगे। तो डॉक्टर क्या करते हैं, एक एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपी में क्या करेंगे, एक पाइप डाला जाएगा, और डेफिनेटली वो ऑप्टिकल फाइबर होता है, और वो जो है आपके गले तक डाला जाएगा, और फिर वो ऑप्टिकल फाइबर को घुमा घुमा के आपके गले में क्या प्रॉब्लम है वो देखा जाता है। स्टमक अल्सर्स हो गए, गले में प्रॉब्लम हो गई, ये जो ट्रैकियल पार्ट है इसके अंदर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसके अंदर में एंडोस्कोपी से हम लोग को जो सही लोकेशन ऑफ मैल फंक्शनिंग समझ में आ जाती है। और फिर उसके बाद में दवाइयों से ठीक होना है या उसका ऑपरेशन करना है, ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं। तो एंडोस्कोपी एक बहुत बेहतरीन टूल है जिसके अंदर में लाइट को पास किया जाता है, और लाइट टकरा के वापस, मतलब दो ऑप्टिकल फाइबर्स लगे रहेंगे, मल्टीपल लगे रहते हैं, लाइट छोड़ी जाएगी, और फिर उसकी इमेजेस जो है, रिफ्लेक्टेड इमेजेस जो है
उसको कैरी किया जाएगा, उसको लिया जाएगा, इससे वो अंदर की पिक्चर्स देख लेते हैं। ठीक जैसे मैं लाइट छोड़ी, उसके रिफ्लेक्शंस दूसरे ऑप्टिकल फाइबर से वापस लिए और हमने पूरी एक इमेज देख ली, उससे हमें पता चल जाता है कि एक्चुअल लोकेशन ऑफ मैल फंक्शनिंग कहाँ कहाँ पे है। तो ये एक बहुत बड़ा टूल है डॉक्टर्स के लिए। दूसरा हम लोग इस्तेमाल करते हैं टेलीकम्युनिकेशन के लिए। आजकल जो हम लोगों के घरों में जो सेट टॉप बॉक्स लगते हैं, उसके अंदर में ऑप्टिकल फाइबर्स का बहुत बड़ा काम है। आजकल आप लोगों ने सुना होगा सेट टॉप बॉक्स में हम लोग एचडी चैनल्स भी देखते हैं। तो एचडी चैनल्स जो पहले जमाने में कॉपर के केबल्स लगा करते थे, तो कॉपर के केबल्स में बहुत लॉसेस हुआ करते थे। मतलब आपने भेजा वहां से 100 का और आपके पास तक पहुंचते पहुंचते केवल 60-65 का रह गया। तो इसका सब्स्टिट्यूट बना ऑप्टिकल फाइबर। अब ऑप्टिकल फाइबर से क्या होता है, हम जितना भेजते पूरा का पूरा उतना आ जाता है। इसीलिए तो हम लोग जो है एचडी चैनल्स आजकल देख पा रहे हैं, हाई डेफिनेशन चैनल्स देख पाते हैं, क्योंकि उसमें ऑप्टिकल फाइबर्स लगी रहती हैं। ओके, ऑप्टिकल फाइबर्स में ऑडियो विजुअल डेटा, क्योंकि अब यहाँ पे आपने एक डेटा भेज दिया, और डेटा भेज सकते हैं हम लोग, ये एक डेटा और भेज सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डेटा हम भेज सकते हैं एक साथ। वो डेटा एक दूसरे से कोई इंटरफियरेंस नहीं करता है, क्योंकि एक ऑडियो डेटा होता है, एक वीडियो डेटा होता है। तो दोनों तरीके की जो डेटा होते हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटरमिंगल भी नहीं करते हैं, इंटरफियर भी नहीं करते हैं, और हम लोग को बहुत क्लियर इमेज उसके अंदर देखने को मिलती है। ओके, तो केबल कनेक्शंस हो गए, सेट टॉप बॉक्सेस हो गए, ये सब जो है ऑप्टिकल फाइबर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स इसमें इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पे टेलीकम्युनिकेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और जो ब्रॉडबैंड कनेक्शंस होते हैं, ब्रॉडबैंड कनेक्शंस में भी ऑप्टिकल फाइबर्स का ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे यूजेस हो गए हमारे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। आई होप समझ में आया होगा। और भी ढेर सारे यूजेस हैं, आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है।